हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे और बढ़िया होंगे। 10,000 किलोमीटर, मुझे लगता है कि किसी भी गाड़ी को समझने का असली वक्त तब शुरू होता है जब हनीमून जो फेस है उस गाड़ी का वो खत्म हो जाता है। पहले कुछ महीने तो हर चीज़ अच्छी लगती है आपको, नई गाड़ी की। नई गाड़ी होती है, हर ड्राइव एक्साइटिंग आपको लगती है। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे आप उसकी आदतें पहचानने लगते हैं। कौन सी आवाज़ नॉर्मल है, स्टीयरिंग किस स्पीड पे कितनी हैवी जो है वो फील होती है आपको, इंजन किस आरपीएम पे कैसे बिहेव करता है। और अगर एक दिन कुछ अलग सुनाई दे तो वो तुरंत नोटिसेबल हो जाता है आपको। मेरी i20 के साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। एक दिन बेसमेंट पार्किंग से गाड़ी में निकाल रहा था, स्टीयरिंग घुमाई और एक अजीब सी इलेक्ट्रॉनिक जैसी आवाज मुझको सुनाई दी। पहले हॉनेस्टली मैंने उसे इग्नोर कर दिया था, लगा शायद पार्किंग में किसी और गाड़ी या मशीन की साउंड हो सकते हैं। लेकिन फिर क्यूरियोसिटी में मैंने म्यूजिक बंद किया, एसी भी बंद किया और दोबारा स्टीयरिंग घुमाई। आवाज फिर वही। तो उस वक्त पहली बार लगा कि शायद कुछ नॉर्मल नहीं। मैं घर आया, भाई को स्टीयरिंग घुमाने बोला और गाड़ी के बाहर खड़े होकर सिर्फ सुनता रहा। मैं बस ये कंफर्म करना चाह रहा था कि कहीं मैं ही ओवरथिंक तो नहीं कर रहा। लेकिन स्टीयरिंग जैसे ही मैं घुमाता हूँ तो वही साउंड मुझे वापस से सुनाई देती है। तब क्लियर हो गया कि प्रॉब्लम इमेजिनेशन नहीं थी। उसके बाद जो है मैं गाड़ी को सर्विस सेंटर ले गया। वहाँ टेक्नीशियंस ने काफ़ी देर तक मेरी गाड़ी को इंस्पेक्ट किया, डायग्नोस किया और फिर मुझे बुलाकर बताया कि प्रॉब्लम इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग, मतलब स्टीयरिंग को असिस्ट करने वाला एक इलेक्ट्रिक मोटर होता है, प्रॉब्लम उसमें। और स्टीयरिंग का मोटर रिप्लेस करना पड़ेगा, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। पार्ट उस वक्त अवेलेबल नहीं था, इसलिए लगभग एक हफ्ते का वेट मुझे करना पड़ा। जैसे ही पार्ट आया, पूरा ईपीएस मोटर जो है वो वारंटी के अंदर रिप्लेस कर दिया गया। अगर वारंटी नहीं होती, बस आप सोचो, अगर वो वारंटी नहीं होती तो सिर्फ इस रिप्लेसमेंट का जो बिल है वो मुझे करीबन करीब 13,500 पड़ता। इस पूरे एक्सपीरियंस की एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, मेरे सर्विस एडवाइज़र ने डबल शूट से लेकर रिप्लेसमेंट तक का पूरा प्रोसेस वीडियो जो है रिकॉर्ड करके मुझे भेजते रहे। जब एक साल भी कंप्लीट नहीं हुआ मेरी गाड़ी के लेकर और स्टीयरिंग का इतना इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रिप्लेस हो जाए तो आपका दिमाग जो है वो पहले तो ख़राब हो जाता है और फिर आपके दिमाग में सवाल आता है, क्या मॉडर्न कार्स पहले से ज़्यादा जो है वो डेलिकेट हो गई है, या फिर एक इंसिडेंट को देखकर पूरी गाड़ी के बारे में जो है वो ओपिनियन बना लेना शायद गलत हो सकता है। मैंने गाड़ी चलाना जो है वो कंटिन्यू रखा। रोज जो है वो वीकेंड ड्राइव्स, सिटी ट्रैफिक, हाईवे, रेन, हर सिचुएशन में मैं इसे ऑब्जर्व करता रहा। और आज लगभग 10,000 किलोमीटर बाद मुझे लगता है कि मेरे पास इस गाड़ी के बारे में सिर्फ एक ओपिनियन नहीं है, रीजन है। कुछ रीजंस इसे पसंद करने के और कुछ रीजंस जो है इसे क्रिटिसाइज करने में, और कुछ ऐसी इंजीनियरिंग जिसके बारे में मुझे एक्चुअली में पहले पता नहीं था। तो अगर आप i20 खरीदने का प्लान कर रहे हैं या ऑलरेडी चलाते हैं तो ये वीडियो ब्रोशर वाला जो रिव्यू है वो नहीं है। ये 10,000 किलोमीटर बाद एक ओनर की, जो मैं हूँ इस गाड़ी का, तो उसकी एक डायरी है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस गाड़ी ने मुझे इतना बड़ा सरप्राइज दिया है उसी गाड़ी ने रोज चलाते चलाते ऐसी चीजें भी दी हैं जिनकी वजह से आज भी जब भी इन गाड़ी की कीज में उठाता हूँ तो ड्राइव करने का मन करता है। तो चलिए चलते चलते बात करें। अगर कोई एक ऐसी चीज आप मुझसे पूछो जो 10,000 किलोमीटर बाद भी मुझे कभी कभी फ्रस्ट्रेटिंग लगती है तो वो इस इंजन का लो एंड रेस्पॉन्स है। मान लीजिए आप बेसमेंट पार्किंग से बाहर निकल रहे हो और स्पीड ब्रेकर क्रॉस किया, सेकेंड गियर में गाड़ी थोड़ी स्लो आपने की और आरपीएम आपकी गाड़ी का अगर 1600 के नीचे आ गया, अब एक्सीलरेटर आप दबाइए, गाड़ी चल तो पड़ती है लेकिन उस इंस्टेंट अर्जेंसी के साथ नहीं जिसकी आप एक्सपेक्टेशन करते हैं। एक छोटा सा हेसिटेशन आपकी गाड़ी में फील होता है। पहले पहले मुझे लगा शायद मैं ही ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन फिर हाईवे पे भी मैंने एग्जैक्टली वही पैटर्न बहुत ज़्यादा टाइम नोटिस किया। आप 80 किलोमीटर पर आवर पर क्रूज कर रहे हैं, सामने ट्रक आ गया और ओवरटेक आपको अगर करना है, अगर आपने बिना गियर बदले एक्सीलरेटर को दबाया तो इंजन पहले तो थोड़ा सोचने लगता है, लेकिन जैसे ही गियर डाउनशिफ्ट करते हैं आप और आरपीएम 2000 के ऊपर पहुंचता है, पिक्चर बिल्कुल बदल जाती है। थ्रॉटल रिस्पॉन्स भी इंप्रूव हो जाता है, एक्सीलरेशन भी स्मूथ लगती है और ओवरटेक जो है वो कंप्लीटली जो है ना कंफर्टेबल हो जाता है। तब मुझे समझ आया कि इशू पावर का नहीं है, ठीक है, इशू ये है कि ये इंजन अपना बेस्ट देने के लिए थोड़ा सा आरपीएम ज्यादा मार। और ऑनेस्टली यही से मेरी क्यूरियोसिटी जो है वो शुरू हुई। मैंने सोचा आखिर Hyundai ने ऐसे इस गाड़ी को ट्यून क्यों किया। जब मैंने इस इंजन के इंजीनियरिंग साइड को पढ़ना स्टार्ट किया तब रियलाइज हुआ कि ये बिहेवियर किसी कॉम्प्रोमाइज की वजह से नहीं किया गया, बल्कि एक कंसिशियस डिजाइन फिलोसफी का ये एक रिजल्ट है। सबसे पहले बात करते हैं वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी की, ठीक है, मतलब इंजन कैपेसिटी के हिसाब से सिलेंडर के अंदर कितनी हवा एफिशिएंटली खींच पा रहा है। दैट इज व्हाट वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी मींस। लो आरपीएम पर हवा की स्पीड जो है वो नेचुरली कम होती है, इस वजह से सिलेंडर उतनी एफिशिएंटली फिल नहीं हो पाता है जितना हाई आरपीएम पर होता है। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो देखिए, इंजन सांस तो ले रहा होता है लेकिन उतनी गहरी नहीं जितनी उसे उस वक्त टॉर्क बनाने के लिए चाहिए होती है। इस वजह से एक्सेलरेटर दबाने के बाद रिस्पॉन्स जो है वो थोड़ा सा रिलैक्स्ड फील
आपको होता है। के साथ एक और चीज का रोल है, ठीक है, DCVT मतलब ड्यूल कंटिन्यूअसली वेरिएबल वाल्व टाइमिंग। ये सिस्टम कंटिन्यूअसली इनटेक और एग्जॉस्ट वाल्व्स की जो टाइमिंग है वो एडजस्ट करते रहता है। लेकिन BS6 एमिशन नॉर्म को जो मीट करने के लिए Hyundai ने इसकी जो कैलिब्रेशन है वो परफॉर्मेंस से ज़्यादा क्लीन कंबशन और एमिशन के हिसाब से जो है वो सेट कर दी है। अब लो RPM पर वाल्व जो है ओवरलैप इंटेंशनली कम रखा गया है, मतलब फ्रेश हवा और एग्जॉस्ट गैसेस एक साथ जो है वो कम मिक्स होती है। इससे एमिशन कंट्रोल तो होता है, लेकिन और आइडल पे जो है ना आपको वो गाड़ी बहुत ज़्यादा स्टेबल लगती है। लेकिन साइड इफेक्ट ये होता है कि लो एंड रिस्पॉन्स जो है वो थोड़ा सॉफ्ट आपको फील होने लगता है। तो जो हेसिटेशन आप एक्सेलरेटर दबाते वक्त फील करते हैं इस गाड़ी में पर्टिकुलरली, वो किसी डिफेक्ट की वजह से नहीं है, वो इसी इंजन की ट्यूनिंग फिलॉसफी का एक हिस्सा है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसी फिलॉसफी का जो दूसरा साइड भी है, ठीक है, ये इंजन शायद ट्रैफिक सिग्नल से सबसे ज़्यादा तेज लॉन्च ना करें, लेकिन जब लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी की बात आती है तब इसके अंदर कुछ ऐसी इंजीनियरिंग दी गई है जो मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लगी। जैसे इसमें साइलेंट टाइमिंग चेन दी गई है, मतलब रबर टाइमिंग बेल्ट की जगह आपको जो है स्टील टाइमिंग चेन यूज की गई है। इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि चेन जो है वो ज्यादा ड्यूरेबल होगी, प्रैक्टिकल ओनरशिप में इसका एक और ज्यादा फायदा है। टाइमिंग बेल्ट की तरह हर कुछ सालों बाद रिप्लेसमेंट का टेंशन आपको बिल्कुल नहीं रहता, ठीक है। और साइलेंट डिजाइन की वजह से मैकेनिकल नॉइज जो है वो इस गाड़ी की पर्टिकुलरली वो काफी कम हो जाती है। इसी के साथ इस इंजन में हाइड्रोलिक लैश एडजस्टर्स भी दिए गए, मतलब ऐसा मैकेनिज्म जो वाल्व्स का क्लियरेंस है वो ऑटोमेटिकली मेंटेन करता रहता है। सीधी सी बात है, देखिए इंजन के अंदर वेयर होता है, ठीक है, वो हर गाड़ी के इंजन के साथ होता है, लेकिन ये सिस्टम उस वेयर को कॉम्पेंसेट करते रहता है। इसी वजह से वाल्व टैपिंग की पॉसिबिलिटी जो इस इंजन में है वो कम हो जाती है, और मैनुअल वाल्व जो एडजस्टमेंट जो है उसकी जरूरत भी आपको नहीं पड़ती। अब ये वो फीचर्स हैं जो शोरूम वाले जो सेल्समैन पर्सन है वो आपको शायद ना ही बताए, लेकिन अगर आप गाड़ी को 8 से 10 साल रखने का प्लान कर रहे हैं तब इनकी वैल्यूज जो है वो आपको एक्चुअल में समझ आने लगती है। एक और इंजीनियरिंग डिटेल है जो मुझे जेन्युइनली काफी ज्यादा इंप्रेसिंग लगा, ठीक है। देखिए इस इंजन के पिस्टन्स पर एक स्पेशल कोटिंग दी गई है, मतलब एक एंटी फ्रिक्शन लेयर दी गई है। हर बार जब पिस्टन सिलेंडर के अंदर ऊपर नीचे मूव कर रहा होता है, ये कोटिंग जो है वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करती है और धीरे धीरे होने वाले जो वियर है उसको कम करने में हेल्प करती है। इसी तरह ऑफसेट क्रैंकशाफ्ट, मतलब क्रैंकशाफ्ट को बिल्कुल जो है वो सेंटर लाइन पे रखने के बजाय थोड़ा ऑफसेट डिजाइन किया गया है। इससे कंबशन के वक्त जो है वो पिस्टन सिलेंडर वॉल पर कम साइड प्रेशर डालता है, ठीक है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन कम होता है और इंजन और भी ज्यादा स्मूथ और ड्यूरेबल आपको फील होने लगता है। इन दोनों चीजों को ड्राइव करते वक्त डायरेक्टली नोटिस नहीं कर पाओगे, लेकिन इस तरह की इंजीनियरिंग डिसीजंस मिलकर एक रिलायबल इंजन आपको दे पाती हैं। और फिर आती है वो चीज जो आप हर रोज फील करते हैं, ये 4 सिलेंडर कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब 4 सिलेंडर्स नेचुरली एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। आजकल बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स 3 सिलेंडर टर्बो इंजन्स यूज कर रहे हैं। पावर और टॉर्क उनमें भी इंप्रेसिव होता है, लेकिन आइडल पर हल्की जो वाइब्रेशन है वो ऑलमोस्ट जो है अनअवॉइडेबल होती है। ये डिफेक्ट नहीं है एक्चुअल में, आर्किटेक्चर की एक कैरेक्टरिस्टिक है कि कापा इंजन में वो वाइब्रेशन ऑलमोस्ट फील नहीं हो पाती आपको। इस वजह से सिग्नल पर खड़े होकर भी आपको जो है कैबिन रिमार्केबली काम आपको फील लगता है, ठीक है। ऑनेस्टली अगर आप रोज सिटी ट्रैफिक में इस गाड़ी को ड्राइव करना चाहते हैं तो ये रिफाइनमेंट धीरे धीरे एडिटिव हो जाती है आपको, ठीक है। इसके बाद कोई भी दूसरी गाड़ी में आप बैठो तो आपको कुछ ना कुछ आवाज़ सुनाई देने लगेगी। और मेरी फेवरेट बात, इस इंजन में टर्बो नहीं है, ठीक है। आजकल नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन को लोग सिर्फ कम पावर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, राइट, लेकिन रिलायबिलिटी के पर्सपेक्टिव से देखें तो पिक्चर जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंगली चेंज हो जाती है। टर्बोचार्ज इंजन्स में एक चीज़ होती है जिसे ऑयल कोकिंग कहते हैं, मतलब टर्बो बहुत गर्म होने के बाद अगर इंजन ऑयल उसके अंदर हीट सोक हो जाए तो धीरे धीरे वो कार्बन डिपॉजिट में कन्वर्ट होने लगेगा, ठीक है। टाइम के साथ वही डिपॉजिट्स ऑयल पैसेजेस को रिस्ट्रिक्ट करने लगती हैं और टर्बोचार्जर की लाइफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करती है। इस नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन में टर्बोचार्ज नहीं है, मतलब ये पूरा फेल हुआ मैकेनिज्म एग्जिस्ट नहीं करता। ये बड़ी सिंपल मशीन है, इसी वजह से मेंटेनेंस कॉपरेटिवली सिंपल रहती है और लॉन्ग टर्म ओनरशिप जो है उसके कॉन्फिडेंस जो है वो अलग लेवल पे आपको महसूस होने लगता है। इसलिए शायद जितने भी लॉन्ग टर्म ओनरशिप एक्सपीरियंसेस मैंने पढ़े हैं, एटलीस्ट एक बात बार बार रिपीट यही होती है कि अगर मेंटेनेंस टाइम पर होती रहे तो ये इंजन 2 लाख किलोमीटर क्रॉस आराम से कर पाएगा। कुछ चीज़ें रोज इरिटेट करती हैं आपको और कुछ चीज़ें रोज खुश भी करती है, ठीक है। और मेरी i20 के साथ भी एग्जैक्टली ऐसे रिलेशनशिप मेरा कुछ रहा है। सबसे पहले बात उस सीएट टायर की, एक सुबह देखा तो टायर जो है वो ऑलमोस्ट पूरी तरह
फ्लैट हो चुका था। नेचुरली पहला डाउट मुझे पंक्चर पे ही गया। टायर निकलवाया, पंक्चर शॉप गया, मैं पानी में पूरा टायर जो है वो चेक हुआ, वाल्व भी इंस्पेक्ट हुआ और रिम भी जो है इस गाड़ी का वो भी देखा गया, चेक किया गया, लेकिन कहीं भी पंक्चर नहीं मिला। ऑनेस्टली उस वक्त मुझे समझ ही नहीं आया कि हवा गई क्यों। बाद में जब मैंने और ओनर्स के एक्सपीरियंस पढ़े तो रिसर्च किया, तब पता चला कि कुछ फैक्ट्री फिटेड सीए टायर्स, ठीक है, ऐसे बिहेवियर जो है वो नोटिस हुआ है। हर केस में सेम रीजन नहीं होता है, लेकिन कभी जो है वो बीड लीक, मतलब टायर और जो रिम के बीच है वो एक सील जो है वो परफेक्टली एयर टाइट नहीं रहता, ठीक है। मतलब टायर के रबर स्ट्रक्चर के माइक्रोस्कोपिक पोर्स जो होते हैं उससे हवा धीरे धीरे बाहर निकलती रहती है। ये कोई डेंजरस इशू नहीं है और ना ही हर i20 ओनर को ये चीज फेस होता है, लेकिन जब आप बार बार हवा भरवा रहे हो और रीजन आपको समझ नहीं आ रहा, तब फ्रस्ट्रेशन जरूर आपको दिखने लगती है। एक और चीज जो मैंने काफी जल्दी अपग्रेड कर दी थी वो थी हेडलाइट्स, ठीक है। चलिए वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। सिटी के अंदर स्टॉक हैलोजन जो प्रोजेक्टर्स होते हैं समहाउ मैनेज कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन पहली बार जब मैं रात को हाईवे पर निकला और ऊपर से बारिश भी शुरू हो गई थी, तब रियलाइज हुआ कि इनकी लिमिटेशन कितनी जल्दी सामने आ जाती है, ठीक है। वेट रोड हैलोजन की येलो लाइट को अब्सॉर्ब कर लेती है। रिजल्ट ये होता है कि रोड उतनी क्लियर इल्यूमिनेट नहीं होती जितनी होनी चाहिए। उस दिन के बाद मैंने जो है डिसाइड कर लिया था कि हेडलाइट्स अपग्रेड करनी है, चाहे किसी भी हाल में हो। तो आपको शायद दिख रही होगी, एलईडीज लगाने के बाद जो है मुझे डिफरेंस काफ़ी जेन्युइनली नोटिस हुआ। लेकिन अगर आप भी ये अपग्रेड करने वाले हैं तो सिर्फ ब्राइटनेस देकर कोई भी एलईडी मत लीजिए। अच्छी क्वालिटी की जो एलईडी है उस एलईडी को आप सेटअप कीजिए, मतलब ऐसे एलईडी बल्ब्स जो ओरिजिनल हैलोजन फिलामेंट की पोजीशन को क्लोजली मैच करें, वही चूज करें। बीम पैटर्न सही रहेगा और सामने वाले ड्राइवर्स को अननेसेसरी जो ग्लेयर होती है, ग्लेयर से जो परेशानी होती है वो नहीं मिलेगी। और एक रिक्वेस्ट भी है कि हेडलाइट का जो पीछे एक डस्ट कैप होता है उसको कट मत करवाइए। बहुत लोग कूलिंग फैन फिट करने के लिए डस्ट कैप कट करा लेते हैं। शॉर्ट टर्म में शायद कोई प्रॉब्लम ना आए, लेकिन बाद में मॉइस्चर अंदर जाकर रिफ्लेक्टर और प्रोजेक्टर दोनों को डैमेज कर सकता है। और हाँ, लीगल लिमिट भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए जब आप एलईडी फिट करवा रहे हैं। बेटर विजिबिलिटी और दूसरों को ब्लाइंड कर देना दोनों अलग चीजें हैं। अभी देखिए एक सस्पेंशन की बात करते हैं। अगर मैं सिर्फ अपनी डेली ड्राइविंग की बात करूं तो ऑनेस्ट मुझे i20 का सस्पेंशन काफी ज्यादा पसंद आता है। ऑफिस जाना हो, सिटी के पॉट होल्स हो, ठीक है, या नॉर्मल स्पीड ब्रेकर्स की राइड क्वालिटी काफी कंफर्टेबल लगती है। लेकिन पिक्चर तब बदल जाती है जब 5 एडल्ट्स को बैठा लेता हूँ। ऑफिशियली ग्राउंड क्लियरेंस लगभग 170 मिलीमीटर्स है, लेकिन फुल लोड के बाद इफेक्टिवली ये करीब 135 मिलीमीटर्स तक आ सकता है, ठीक है। और उसके बाद बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर्स देखते ही ऑटोमेटिकली पैर जो है आपका वो ब्रेक पर चले जाता है। कई बार अंडर बॉडी जो स्क्रैप है वो अवॉइड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हाईवे पर भी अगर रोड में बड़ा डिप आ जाए तो गाड़ी एक बार पे सेटल होने के बजाय थोड़ी फ्लोट करती हुई आपको फील होती है। ये डिफेक्ट नहीं है, Hyundai ने सस्पेंशन को कंफर्ट के हिसाब से ट्यून किया है, स्पोर्टी हैंडलिंग के हिसाब से नहीं है, ठीक है। अगर आप मोस्टली अकेले ड्राइव करते हैं तो राइड पहले से थोड़ी आपको ज़्यादा स्टिफ फील होती है। और अब आता है सवाल जो शायद वीडियो शुरू होने के बाद से आपके दिमाग में है। अगर मुझे आज वापस जनवरी 2025 में अगर आप मुझे भेज देंगे, क्या मैं फिर से Hyundai i20 खरीदना चाहूंगा? अंदर चलते हैं, हवा बहुत आ रही है। मेरा जवाब है हाँ, लेकिन इस बार आंखें बंद करके नहीं। इस बार मुझे पता होगा कि मैं किस टाइप की गाड़ी खरीद रहा हूँ। मुझे पता होगा कि लोअर एंड रेस्पॉन्स मुझे कभी कभी फ्रस्ट्रेटिंग लगता है। मुझे पता होता है कि स्टॉक हेडलाइट्स जो है वो जल्दी अपग्रेड करनी पड़ेगी। मुझे पता होगा कि फुल लोड में सस्पेंशन की लिमिटेशंस भी मुझे देखनी है। और मुझे ये भी पता होगा कि स्टीयरिंग का मोटर रिप्लेसमेंट मुझे करवाना पड़ेगा। और मुझे ये भी पता होगा कि हर सुबह जब मैं इग्निशन को ऑन करूंगा एक रिमार्केबल रिफाइंड 4 सिलेंडर इंजन मेरा इंतजार कर रहा हूँ। पता होगा कि सिटी ट्रैफिक में स्टीयरिंग हर दिन एफर्टलेस मुझे फील होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, इस इंजन की इंजीनियरिंग सिर्फ आज के लिए नहीं बनी है, ठीक है। ये उन लोगों के लिए बनी है जो गाड़ी को सिर्फ 3 साल नहीं बल्कि 10 साल चलाने का प्लान कर रहे हैं। लेकिन ओनरशिप का असली टेस्ट वो नहीं होता। असली टेस्ट होता है मंडे मॉर्निंग ऑफिस जाना, ठीक है, ट्रैफिक में आधा घंटा ज्यादा खड़े रहना, वीकेंड पर फैमिली को लेकर निकलना, रात को बारिश में घर आ जाना, ठीक है, और हर दिन ये फील करना कि गाड़ी आपके साथ कितनी ऑनेस्टली जो है वो बिहेव करती है। 10,000 किलोमीटर बाद मेरी i20 के बारे में मेरी ओपिनियंस बड़ी काफ़ी सिंपल है, ठीक है। ये परफेक्ट कार किसी भी एंगल में नहीं है और ऑनेस्टली परफेक्ट कार शायद होती भी नहीं है। लेकिन अगर आप एक रिफाइंड हैचबैक ढूंढ रहे हैं जहां कैबिन क्वालिटी, कंफर्ट और लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी आउटराइट परफॉर्मेंस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो आपके लिए, तो i20 आज भी मेरी लिस्ट में एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन, आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन जो है वो रहेगी। और शायद 10,000 किलोमीटर बाद मेरी सबसे बड़ी लर्निंग ये रही है कि अगर आप भी i20 चलाते हैं या इसे खरीदने का प्लान कर रहे हैं
तो कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस जो है वो आप ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। मैं जेन्युइनली देखना चाहता हूँ कि आपकी ओनरशिप स्टोरी में स्टोरी से कितनी, मेरी स्टोरी से जो है वो कितनी मिलती है, ठीक है? और अगर आपको मेरी फर्स्ट सर्विस वाली डिटेल वीडियो देखनी है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जो वो मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखी है। मैं हूँ वसी, आप देख रहे हैं राइट व्यू। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ एंड स्टे सेफ।